अर्चना और विशाल दो ही भाई बहन थे। इनके पास गांव की पुश्तैनी ज़मीनें थीं, पर आकाश साहब की जॉब की वजह से ये शहर में रहा करते थे। और आकाश साहब की पत्नी रागनी देवी शहर में रहना काफ़ी पसंद करती थी। गांव से उनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था। गांव वालों को वो अपने पैर की जूती समझा करती थी। जबकि आकाश साहब के दोस्त गोविंद भी बहुत अच्छे परिवार से थे। उनकी इकलौती बेटी से आकाश साहब ने अपने इकलौते बेटे का रिश्ता तय किया हुआ था। गोविंद साहब के साथ उनकी बहन का गोद लिया हुआ लड़का विशाल और उनकी विधवा बहन उनके साथ ही रहती थी। लेकिन विशाल और अर्चना के मोहब्बत के बारे में कोई नहीं जानता था। अर्चना अपने पिता के साथ एक दो बार गांव गई थी और वहां अर्चना विशाल से मिली थी। लेकिन वे अपनी मां की वजह से ये राज कभी बता ही नहीं पाई थी। विशाल उसे बहुत पसंद था। शादी में अपने पापा के साथ गांव गई थी और वहीं पर उसकी मुलाकात विशाल से हुई थी। उसी मुलाकात ने इन दोनों को इतने करीब कर दिया था, चाह कर भी अलग नहीं हो सकते थे। अर्चना के पिता आकाश अपने दोस्त से मिलने खेतों पर चले गए थे। जब भी गांव जाते थे तो विशाल उनकी बहुत आवभगत करता था। और आज अर्चना अपने हवेली में बिल्कुल अकेली थी। तभी विशाल उस हवेली में गया था। अर्चना विशाल को शादी में पहली नज़र में ही देखकर उस पर फिदा हो गई थी। जब हवेली में वह उसे बुलाने आया तो उससे अपने दिल की बात किए बिना अपने आप को रोक ना पाई। उसने विशाल से कहा, विशाल आप बहुत ही हैंडसम हैं और मुझे बहुत पसंद हो। शायद तुम शहर की लड़की को पसंद ना करते हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। विशाल ने कहा, अर्चना तुम बहुत खूबसूरत हो और शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो। मेरा और आपका क्या जोड़ है? मैं आपको मना तो नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और हमारे घर का एक रिश्ता तो पहले ही तुम्हारी माँ ने रिजेक्ट किया हुआ है और अब दूसरा मैं हूँ, तो किसी कीमत पर भी अलका देवी ये रिश्ता स्वीकार नहीं करेंगी और हम दोनों चाह कर भी एक नहीं हो पाएंगे। तो आप अपने दिल से ऐसी बातों को निकाल दो। अलका ने तुरंत विशाल का हाथ पकड़ लिया। विशाल पूरा जवान लड़का था और इतनी खूबसूरत लड़की ने उसे सामने से प्रपोज किया था, तो कोई भी लड़का इस बात को जानकर मना कर ही नहीं सकता। और फिर अर्चना तो बिल्कुल उसके धड़कनों में समा गई थी और कहने लगी, विशाल मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत जल्दी कर दी है अपने दिल की बात तुम तक पहुँचाने में, इसलिए तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती और मैं कभी भी सपने में भी दूसरे इंसान को अपने बारे में नहीं सोच सकती। विशाल ने कहा, अर्चना मैं तुमसे बहुत पहले से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज तुमने खुद सामने से कहा। विशाल ने उसे अपने बाहों में भर लिया। अर्चना को लेकर हवेली के बेडरूम में आ गया। अर्चना तो विशाल के गले को ही नहीं छोड़ रही थी। उसकी धड़कनें 100 की स्पीड में दौड़ रही थी। विशाल ने उसके गले में हाथ डालकर उसके होठों को अपने होठों से लगा लिया। अर्चना भी उसके होठों को चूम रही थी और विशाल भी बड़ी देर तक अर्चना को चूमे ही जा रहा था। उसके बाद विशाल ने उसके कमर में हाथ डालकर अब उसके पहने शर्ट के बटन को खोल चुका था। अब अर्चना के बराबर हाथ फेरते अर्चना को बेकाबू कर चुका था। अर्चना जैसे पूरी दीवानी हुई थी और आहें भर रही थी। विशाल ने उसे पूरा अपनी बाहों में भरकर अपने कपड़े भी उतार चुका था। अर्चना तो जैसे उससे एक पल भी दूर नहीं होना चाहती थी। दोनों घंटों एक दूसरे के जिस्म से सुकून पाते रहे। बड़ी देर के बाद जब उसके पापा खेतों से वापस आए तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने। अर्चना ने विशाल को कहा, तुम पीछे के रास्ते से अपने घर चले जाओ और मैं थोड़ा सा अपने आप को ठीक करके तुम्हारे प्यार के निशानों को छुपाकर पापा के साथ तुम्हारे घर खाना खाने आती हूँ। आकाश साहब जब घर में आए तो अर्चना बाथरूम में थी। काफ़ी देर से अपने आप को विशाल के दिए प्यार के निशानों को ठीक से पूरा मेकअप से छुपाते बाहर आई। आकाश साहब ने आते ही अर्चना को कहा कि चलो, विशाल का फ़ोन आया था, हमें विशाल के घर खाना खाने जाना है और तुम अपनी भाभी ईसा से भी बात कर लेना, वह कॉलेज से वापस आ गई होगी। अर्चना आज बहुत खुश थी। आज उसके मोहब्बत ने उसे छुआ था और महका दिया था। थोड़े ही देर में विशाल साहब और आकाश दोनों ही विशाल के घर पर थे। अर्चना ईसा से मिलकर बहुत खुश हुई थी। जब अर्चना खाना खा रही थी तो विशाल के बगल में ही टेबल पर बैठी थी और टेबल के नीचे से विशाल के पैरों को बार बार टच करती थी। विशाल अपने ऊपर कंट्रोल करके सबको खाना परोस रहा था और विशाल का चेहरा बहुत खिला खिला था।
कुछ दिन वहाँ रहने के बाद आकाश साहब और अर्चना अपने घर लौट आए थे, लेकिन घर में आते ही अलका देवी ने एक तूफान खड़ा किया हुआ था। वह अपने बेटे शक्ति को अपने कंट्रोल में रखती थी और शक्ति भी उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाता था। माँ, मैं ऐसे किसी जाहिल गंवार लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। वह सारी ज़िंदगी देहात में रहकर पली बड़ी है, मेरे स्टैंडर्ड की कैसे हो सकती है? मैं शहर के हाई क्लास सोसाइटी में रहने वाला पढ़ा लिखा एक पुलिस ऑफिसर, मेरा एक अलग मकाम है, मेरा नाम है। उस कम अकल लड़की के साथ मैं कैसे सरवाइव करूँगा? वो मेरे लिए कितनी सही होगी? लोगों के सामने जब मैं उसके साथ बाहर निकलूँगा, किसी के सामने जाऊँगा, लोग हंसेंगे मुझ पर, कहेंगे ये देखो एक अफसर की पत्नी बिल्कुल गंवार है, उसे कोई और लड़की नहीं मिली इस पूरी दुनिया में, क्या वही एक लड़की रह गई है मेरी जीवन साथी बनने के लिए? गुस्से से भरा बोले जा रहा था। मैं अब क्या कहूँ बेटा, अब मुझे तो एहसास है तुम्हारी फीलिंग और रेपुटेशन की, लेकिन तुम्हारे पापा को ये बात कोई समझाएगा? उनके दिमाग पर तो बस अपने गांव के दोस्त की बेटी के लिए उनका प्यार जाग उठा है। वह तुम्हारे लिए अपनी दोस्त की बेटी सुषमा को पसंद करते हैं और मुझे वह लड़की जहर लगती है। मैंने तो हमेशा तुम्हारे लिए अपने स्कूल फ्रेंड वंदना की बेटी ईसा परफेक्ट लगती है। शक्ति, तुम्हें ईसा कैसी लगती है? मैं ईसा से तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में? सीधे शब्दों में अपने जिगर के टुकड़े को वह अपनी बात समझा गई, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के रंग आ गए। आई नो मॉम, आप हमेशा बिना कहे मेरे पसंद नापसंद सब जान जाती हैं, लेकिन पापा क्या ईसा के लिए मान जाएंगे? इसी डर की वजह से वह थोड़ा गंभीरता से बोली, यही तो सारी मुसीबत है कि वह नहीं मानेंगे, और सारी फसाद की जड़ वह लड़की सुषमा है। अर्चना बड़े गुस्से से बोली, मॉम प्लीज आप ऐसे तो ना बोलिए। सुषमा एक सुलझी हुई, समझदार और भाई के हिसाब से वह उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की है। बिना उसे देखे जाने आप लोगों ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना ली है। मैंने उससे बात की है, वो बहुत अच्छी है। अलका देवी पता नहीं कब वहाँ आई, उनकी बातें सुनती नाराजगी से बोली, तुम क्यों उसकी इतनी साइड ले रही हो? 2 घड़ी बातें करने से इंसान के व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। जहाँ वो बचपन से रह रही है वहीं के लोगों जैसी होगी, इतना मुझे यकीन है। देहाती गंवार माहौल की पहचान। मेरे सामने उसकी बात भी मत करना, उससे शादी माई फुट। वह गुस्से से बोलता उठ खड़ा हो गया। अर्चना का रंग जैसे पीला सा पड़ गया था, वहीं अलका देवी के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट के रंग आ गए थे। एक सुकून उनके दिल में उतर गया। अफसोस है अर्चना तुम्हारी सोच पर। इतना बोलती गुस्से से अंदर चली गई। इधर पूरे बंगले में उस वक्त मजेदार नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। नौकरानी उस वक्त किचन में बिजी थे। गोविंद जी नाश्ते की टेबल पर बैठे कितनी आवाज उसे दे चुके थे, जो कमरे में आईने के सामने बैठी जल्दी जल्दी अपने बालों को संवार रही थी। सर पे दुपट्टा ओढ़ती वह जल्दी से हॉल की तरफ बढ़ी। गांव में बना ये बंगला बहुत खूबसूरत था। अंदर से उसे और ज्यादा डिजाइन किया गया था, जो कहीं से भी गांव के और घरों से मैच नहीं खाती थी। गोविंद साहब अपने मालिकाना कुर्सी पर बैठे थे, उनके बराबर में विशाल बैठा था, जबकि रागनी देवी नाश्ते के सारे सामान सेट करते नौकरानी को ऑर्डर दे रही थी। इधर सुषमा अपने कमरे से भागती हुई आई। पैरी पोना पापा जी, उनके सीने से जा लगी। वे थोड़े गुस्से में होकर बोले, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा इंतजार करते करते एक दिन मैं भगवान को ही ना प्यारा हो जाऊं। वह मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर प्यार करते बोले, आंटी जी देख रही है ना अपने भाई को, कैसे दिल दुखाने वाली बातें करते हैं। मैं नाराज हो गई तो याद करेंगे, समझाइए अपने भाई को। सुषमा रागनी देवी की तरफ पलटकर बोली और मुंह बना गई, जबकि रागनी देवी भी गोविंद साहब की बात पर बुरा मानती उनसे नाराज होने लगी थी। विशाल और गोविंद साहब दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। चलिए मां, नाराज बाद में होना, पहले नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। विशाल भोली शक्ल बनाता रागनी देवी से बोला। इस पर सब मुस्कुराकर नाश्ता करने लगे। जल्दी बाहर आ जाओ गुड़िया, मैं तुम्हारी गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। विशाल जल्दी से नाश्ता करता सुषमा को ये कहता बाहर चला गया। सुषमा भी उसके पीछे भागी थी। हर वक्त जल्दी में रहती थी ये लड़की, पता नहीं उसे डॉक्टर किसने बना दिया। मजाल है जो वक्त की थोड़ी सी भी कदर कर ले। रागनी बड़ी अफसोस से बोली, बहुत ही काबिल है मेरी बिटिया। आप देखिए, गांव जैसी जगह पर रहकर भी इतनी मेहनत करना और फिर डॉक्टर बनना हर लड़की के बस की बात नहीं। उनके शब्दों में अपनी इकलौती संतान के लिए थोड़ा सा फिक्र जागा था। तुम ठीक कह रहे हो गोविंद साहब, लेकिन अब आगे क्या सोचा है उसके भविष्य के बारे में? रागनी देवी चाय पीती बोली थी। मतलब उन्होंने आईब्रो उठाकर देखा, मतलब वह जवान और काबिल हो चुकी हैं, उसकी शादी भी तो करनी है। इस तरह बोले जिस पर गोविंद साहब मुस्कुरा दिया। मैं आपसे उसके बारे में बात करने ही वाला था।
मैंने सुषमा के लिए मेरे शहर के दोस्त के बेटे शक्ति की इच्छा रखता हूँ। वे कुछ सोचते हुए गंभीरता से बात किए, लेकिन गोविंद साहब, उनकी पत्नी अलका कभी नहीं मानेगी ये बात। जिस तरह उसने सालों सदियों से बच्चों को इस गांव से दूर रखा, वह किस तरह हमारी बच्ची को स्वीकार करेगी। उनके सास ससुर इस दुनिया में उसके लिए तड़पते रह गए। वे कभी गांव की तरफ ना पलटी। वह तो पहले से बहुत मुँह चढ़ी है। मैं तो आकाश साहब की वजह से, जिसने हमसे कभी अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी, अपनी बेटी से भी हमें बात करवाते रहते हैं। लेकिन शक्ति, वह तो जवान बच्चा है। उसे एक दो बार मिला हूँ और मिलने पर वह अंदाजा हुआ है कि वह हमारे बारे में अच्छी राय नहीं रखता। और ये सब उस अलका देवी का किया धरा है जो हमको पसंद नहीं करती। रागिनी देवी ने अपनी राय बताई तो ये सच था। यही सोच कर तो मैं चुप हो जाता हूँ। गोविंद साहब उदासी से बोले, अलका देवी ने कभी भी गांव की तरफ आने के लिए ना सोचा और वे अपने बच्चों को और खुद को इस गांव से दूर रखा और आकाश को लेकर शहर में जा बसी। बच्चों को भी कभी मिलने नहीं दिया, जबकि वे जानती थी उसके सास ससुर को उसकी कितनी ज़रूरत है। लेकिन नहीं, उसने बच्चों को दूर करते उनकी परवरिश में उसके नाना नानी की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई है कि बच्चों ने कभी इस गांव के और इस गांव के लोगों का मुंह तक नहीं देखा। वे औरत कैसे सुषमा को स्वीकार करेगी जिसे कभी अपने ससुराल को स्वीकार नहीं किया। अगर जबरदस्ती की भी तो कहीं सुषमा को मुश्किल न आ जाए। रागिनी देवी ने सारी हकीकत खोल कर रख दी थी। उनके इस शक पर गोविंद साहब ने हाँ में सिर हिलाया था। इधर आकाश साहब, मैं अपनी सहेली को जुबान दे चुकी हूँ। अब मैं इस जुबान से मुकरना नहीं चाहती। क्या चाहते हैं? मेरी दोस्ती यारी में मेरी वैल्यू कम हो जाए, मेरी थूथू हो? मैं अपनी सहेली वंदना की बेटी ईसा का हाथ मांग चुकी हूँ और शक्ति भी यही चाहता है ऐसे ही इस घर की बहू बने। वह बड़ी घमंड से कहती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। आकाश साहब काम छोड़कर उनकी तरफ देखने लगे। जुबान देने से पहले तुमने मुझसे बात करना तक जरूरी नहीं समझा? शक्ति मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी पर मेरा भी हक है और मैं कुछ और चाहता हूँ। आकाश साहब बड़ी गुस्से से बोले थे। मैं सुषमा को इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मुझे उससे बहुत मोहब्बत है और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। उनकी ये बात सुनकर अलका देवी के तन बदन में आग भड़क उठी थी। आंखों में गुस्सा और नफरत दिखाई दिए थे आकाश साहब। लेकिन मैं और मेरा बेटा शक्ति ऐसा नहीं चाहते। शक्ति सुषमा को नहीं, ईसा को पसंद करता है और वही उसकी जिंदगी की जीवन साथी बनेगी। उनकी आवाज़ थोड़ी तेज हुई थी। चलो, हम फिर कभी बात करेंगे इस टॉपिक पर। फिलहाल आप आराम करो, वो गंभीरता से बोले। उन्होंने लैपटॉप एक तरफ रखा और उठकर रूम से बाहर चले गए। ज्यादा काम करना उनके लिए अब मुश्किल लग रहा था। उनके दो ही तो बच्चे थे, शक्ति, अर्चना, जिसे वो बहुत प्यार करते थे हर बाप की तरह। लेकिन उनके मन में अपने बेटे शक्ति के लिए कुछ और सोच रखा था। उनका बेटा उन्हें बहुत प्यारा था। सुषमा को भी वो बहुत पसंद करते थे, जो उनसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। अपने दोस्त की उस संतान से उन्हें अजीब सा लगाव था, अपनापन था, क्योंकि उसको जिंदगी में बहुत से दुखों का सामना करना पड़ गया था। बचपन में उसकी माँ चल बसी थी, फिर गांव जैसी जगह में रहकर बाप की देखभाल करने के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी करनी थी। उसने बड़ी मुश्किल जिंदगी बिताई थी और अब उसकी जिंदगी की खुशियों के लिए शक्ति को सोचते। शक्ति एक पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान होने के साथ काबिल पुलिस ऑफिसर भी था, जिद्दी और बहुत गंभीरता मिजाज रखने वाला। अपने बाप का हर बात मानने के साथ साथ माँ का बेहद लाडला था। अर्चना अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, इसलिए घर पर ही रहा करती थी। उनके सास ससुर गांव में रहते थे। उनके फैमिली से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक दोस्त था गोविंद, उनसे उनको बड़ा लगाव था। गोविंद साहब की बेटी सुषमा और रागिनी देवी का मुंहबोला बेटा विशाल था। गांव में सारी जमीनों की देखभाल गोविंद साहब करते थे, जबकि उनका दोस्त आकाश बहुत पहले उस गांव को छोड़कर शहर आकर बस चुके थे। गोविंद साहब की पत्नी सुषमा की माँ जब सुषमा को 2 साल की थी, उनका देहांत हो गया था और उनकी बहन रागिनी देवी बहुत पहले विधवा हो गई थी। अपने गोद लिए बेटे के साथ हवेली आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने बहुत आराम से सुषमा को अपनी ममता के साए में समेट लिया। वक्त तेजी से बीतने लगा था और बच्चे बड़े हो गए थे। हल्की हल्की शाम हो रही थी जब वो घर में आई थी। उसने आज फिर पापा और आंटी को शक्ति के बारे में बात करते सुना। पापा को अपने उस इकलौते दोस्त के बेटे से काफ़ी उम्मीद थी, जिसे जिंदगी में शायद उसने एक बार देखा होगा, बस जब वो 13-14 साल की थी। जब भी वह उस लड़के की बात सुनती, उसका दिल उदासी के समंदर में डूबने लग जाता, क्योंकि वह लड़का था जिसके सिर्फ बातें करने से उसके दिल में अजीब से जज्बात जाग जाते थे, जिनका शायद ही उसे पता होगा। उस इंसान ने आज तक पलटकर कभी ये नहीं पूछा कि वह भी उसके भूले बिसरे कोई उसके इंतजार में बैठी थी। कमरे में आते ही कितनी देर ये सोचे जा रही थी बेवजह, फिर खुद ही ख्याल को झटकती अलमारी से अपने कपड़े निकालती
जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ी तभी दरवाजे पर जोर से किसी की आने की आहट सुनाई दी। वह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या बात है आंटी, आप? वो परेशानी से बात की। आंटी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। सुषमा, जल्दी आओ बेटा, गोविंद साहब को अटैक हुआ है। वो बहुत हड़बड़ी में कहती बाहर की तरफ भागी थी। डर, दहशत, क्या कुछ नहीं था उनके चेहरे पर। उस वक्त बंगले में कोई आदमी भी नहीं था। सुषमा तेजी से बाहर की तरफ भागी और ये बस वही जानती थी वह किस तरह उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची थी। ठीक 1 घंटे के बाद वह अस्पताल के कॉरिडोर में सर हाथों में पकड़े बस चुप से आंसू बहाए जा रही थी। विशाल को फोन कर उसने वहीं अस्पताल में बुलवा लिया था। क्या हो रहा था, क्या करना था, उसे कुछ पता ही नहीं था। बस इतना जानती थी गोविंद साहब आईसीयू में भर्ती हैं। सारी भाग दौड़ विशाल कर रहा था। वह काबिल डॉक्टर थी, लेकिन उस वक्त वह सिर्फ एक बेटी थी जो अपने बाप की हालत देखकर किसी डरे हुए बच्चे की तरह डरी सहमी बैठी थी। माँ तो बहुत पहले ही खो चुकी थी। अब वो अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी। विशाल बेशक उसके बुआ का गोद लिया हुआ लड़का था, लेकिन दोनों के बीच सगे भाई बहन जैसा ही प्यार था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। गोविंद साहब का पूरी दुनिया में एक दोस्त ही था जो उनके बुलाने पर दौड़ा चला आता था। आकाश साहब को फोन कर दिया गया था, लेकिन वे अभी पहुंचे नहीं थे। रागिनी देवी उसी के साथ बेंच पर बैठी उसे हौसला और हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। धीरे से उठती वह शीशे से उस पार गोविंद साहब की ऐसी हालत देख देख कर रो रही थी। कितना टाइम बीत गया, कितने घंटे बीते थे, उसे कुछ याद नहीं था। अंधेरा होते जा रहा था। वह गायब दिमाग से बैठी थी। जब उसे आकाश साहब तेज कदमों से अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए थे, उन्हें देखते हुए बेकाबू होकर खड़ी हो गई। रागिनी देवी विशाल डॉक्टर के पास गए हुए थे उनसे बात करने। सुषमा आकाश साहब के सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। आकाश साहब नम आंखों से उसका सर थपक रहे थे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? अब कैसा है मेरा दोस्त? कुछ बताया नहीं डॉक्टर ने? आकाश साहब उससे अलग होते अब विशाल से पूछ रहे थे। सुषमा उनसे दूर हुई तो उनके बगल में खड़े उनके बेटे पर उसकी निगाह पड़ी थी तो वे दंग रह गई थी। ऐसे रिश्ते सच में पानी के बहाव की तरह होता है। वह भी अपने अंकल की मोहब्बत में खिंचा चला आया था। हर बार की तरह आंटी नहीं आई थी। शक्ति ने कोई बात नहीं की, न उनसे न उससे अपनी पहचान करवानी जरूरी समझी। बस एक नज़र देखा, चुप से बैठ गया। अलका देवी नहीं आई। रागिनी देवी ने आकाश साहब से पूछा। असल में उसके मायके में कोई फंक्शन था, उसे अटेंड करना था, इसलिए आकाश साहब थोड़ा शर्मिंदा होते बोले, तुम्हारे दोस्त के जान से ज़्यादा उसके लिए फंक्शन ज़रूरी है? अफसोस हुआ सुनकर, उसे ऐसे वक्त में यहाँ होना चाहिए था। रागिनी अफसोस से सर हिलाती कह रही थी। उनके साथ बैठी आंटी के ना आने का बहुत दुख हुआ था। उनकी आपस की बातें सुनकर दिल और भी वीरान हो गया था। सुबह के करीब गोविंद साहब खतरे से बाहर हो गए थे। हर तरफ रोशनी फैल गई थी। वह खुश थी, बेहद खुश। गोविंद साहब का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठी। वह कितनी ही देर रोती रही। आकाश साहब ने उसे और विशाल को घर भेज दिया। अस्पताल से थकी हुई थी। घर आते वह अपने कमरे में चली गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिन का 1 बज रहा था। जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल गई, जाकर अपनी आंटी और शहर से आए अंकल को घर भेज सके। विशाल उसके साथ ही था। गोविंद साहब को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। शहर से आए अंकल और आंटी, गोविंद साहब, यहाँ तक कि शक्ति भी वहाँ बिल्कुल चुप बैठे थे। शक्ति अभी तक वहीं था, वह गया नहीं था। उसे हैरानी हुई, कुछ ही घंटे में गोविंद साहब बूढ़े और कमजोर से लगने लगे थे। हार्ट अटैक क्यों हुआ था? जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। शायद वह किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन क्या? वह परेशानी क्या थी? उन सारी बातों को लेकर वे सोच रही थी और फिर हुआ जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शक्ति से शादी पल में उसकी जिंदगी बदली थी। शक्ति की गहरी चुप्पी, उन सब का यहाँ रुकना, पापा के चेहरे की खुशी, वह सब समझने लगी। उसके पापा उसे लेकर परेशान थे। इस सोच ने जैसे उसके दिल पर पत्थर रख दिए। वह रोना चाहती थी, यहाँ से भाग कर जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। वह देखते देखते झटपट हॉस्पिटल के बाहर कोर्ट में उसकी शादी शक्ति से कर दी गई थी। वह एक पल में सुषमा कुमारी से श्रीमती सुषमा किसी की पत्नी बन गई थी। वह अपने पापा से मिलने कमरे में आई तो शक्ति उसे अभी भी वैसे ही घूर रहा था जैसे ये सब उसे जबरदस्ती करवाया गया हो। यहाँ तक अंकल जी और आंटी, विशाल और गोविंद साहब के चेहरे से खुशी फूट रही थी। अपने पापा से मिलती वो विशाल के साथ वापस बंगले में आने के लिए गाड़ी में आकर बैठी थी। शक्ति इस रिश्ते से खुश नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुना है वह अपनी मम्मी के सहेली की बेटी को पसंद करता था, शायद इसलिए उससे पूछा नहीं। विशाल खुद से उसे बताने लगा। उसकी आखिरी बात पर सुषमा चौंक कर उसे देखने लगी, फिर गहरी सांस लेती चुप से बाहर खिड़की से झांकने लगी। ऐसा क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो?
विशाल फिक्र से पूछने लगा, आपको क्या लगता है? कई आंसू अपने अंदर उतारती वह जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में किसी और की जगह उसे शामिल कर दिया गया था। वह खुश कैसे हो सकती थी भला? बोल नहीं सकती थी और झूठ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए उल्टा विशाल से सवाल कर गई, देखो सुषमा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त भी हूँ। जैसे तुम पहले भी बातें शेयर किया करती थी और अब भी तुम मुझ पर भरोसा करके मुझे सब कुछ बता सकती हो। वह सच कह रहा था। सुषमा को तसल्ली हुई। उसने मुस्कुराकर विशाल की तरफ देखा। भाई, शक्ति के दिल में हमेशा इस गांव के लिए और हमारे लिए नफरत ही पैदा की है आंटी ने। वह अभी भी हमसे नफरत करता है और तुम देखना, वह हमेशा मुझसे नफरत ही करेगा। ये रिश्ता कभी कामयाब नहीं होगा। सब्र करने के बावजूद उसने आंसू बहा दिए थे। सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी बात होती तो गोविंद अंकल की तबीयत का सुनकर वे अस्पताल में शहर से इतनी जल्दी ना आ जाते। विशाल ने बड़ी बारीकी से बताया, आंटी कभी मुझे अपनी बहू स्वीकार नहीं करेगी। वह ये रिश्ता जरूर तोड़ने की कोशिश करेंगी। और प्लीज अब ये मत कह देना कि शक्ति के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। वे अब घर पहुंच चुके थे। तुम्हारी हर बात मानता हूँ, लेकिन अब और ज्यादा शक्ति तुमसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि आकाश अंकल अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए अपने गांव आ रहे हैं। वह एक एक शब्द पर जोर देता बोला। उसकी बात सुनती सुषमा हैरानी से उसे देखने लगी। और रही बात शक्ति की, तो तुम उसकी नफरत को मोहब्बत में बदल दोगी, क्योंकि तुम एक बहादुर लड़की हो। इतनी आसानी से हार नहीं मानोगी। विशाल को इतना भरोसा था उस पर जितना उसे खुद पर भी नहीं था। एक छोटी सी उम्मीद कहीं उसके दिल में जाग गई थी। कुछ दिनों में गोविंद साहब भी अस्पताल से घर आ गए थे। और हम सब हैं तुम्हारे साथ। इस जंग में तुम्हारा मैं पूरा साथ दूंगा। वह सारी सोचों को झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। एक आफत थी जो अलका देवी पर रात को आकाश और शक्ति के घर आने के बाद उन पर टूटने वाली थी, और वे था शक्ति और सुषमा की शादी, जो उनके मना करने के बाद भी सुषमा से कर दिया गया था, जिसे वह सख्त नफरत करती थी। वो पूरे घर में गुस्से से चक्कर काट रही थी, जबकि शक्ति और आकाश साहब बिल्कुल तसल्ली में दिखाई दे रहे थे। अर्चना दिल ही दिल में बहुत खुश थी, क्योंकि उसके प्यारे भाई का उस ईसा नाम की बला से जान छूट गई थी। आपने इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे मेरे ना रहते हुए कर लिया। आपको मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि आपकी धर्मपत्नी अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी राय लेनी भी जरूरी नहीं समझी, और जो दिल में आया कर लिया। वह बहुत गुस्से से हाथ पैर पटक कर बोल रही थी। आवाज़ उस फ्लैट से बाहर जा रही थी। आकाश साहब ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर लेट गए। आप अच्छे से जानते थे मैं अपनी सहेली की लड़की से शक्ति की शादी पक्की कर चुकी थी, फिर भी आपने इस अनपढ़ गंवार बेवकूफ़ लड़की से मेरे बेटे की शादी कर दी। मैं और शक्ति, हम दोनों उस लड़की को पसंद नहीं करते। वह गुस्से और नफरत में डूबे हुए शब्दों में कह रही थी। वह उस वक्त सब कुछ भूल गई थी। पति का लिहाज करना, उनकी इज्जत करना उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। सिर्फ अपनी सहेली से किया हुआ वादा याद रह गया था। और मैंने भी तो कहा था कि मैं सुषमा बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मुझे वह शक्ति की दुल्हन के रूप में पसंद है और कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है। आकाश साहब बहुत गुस्से से बोले। उनके शब्द अलका देवी को जैसे तलवार जैसे लगी थी। वह एक गंवार लड़की है, मैं उसे बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अलका देवी ने बहुत ही बदतमीजी से चिल्लाकर कहा था, बस बहुत हुआ, अब चुप। तुमने बहुत अपनी मर्जी कर ली, जो दिल आया वो किया। मेरी बेटी अर्चना का रिश्ता भी अपनी मर्जी से जोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझे मेरे अपने ही गांव से, अपने परिवार से दूर रखा। मेरे बच्चों तक के दिल में तुमने उस गांव और गांव के लोगों के लिए नफरत पैदा कर दी। वह उनसे मिलते तक नहीं, उनसे बात तक नहीं करते। तुमने उनके दिल में सिर्फ अपने मायके की मोहब्बत डाली है। मैं फिर भी चुप रहा, कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन आज अगर मैंने अपनी खुशी के लिए ये फैसला किया तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई क्यों? आकाश साहब ये सारी बातें अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। तभी वो भी चिल्लाते हुए उठे थे। अलका देवी बिल्कुल सहम कर डर गई थी। अपने पति के गुस्से से भरा ये रूप आज उन्होंने पहली बार देखा था। मैंने फैसला कर लिया है, हम सब उस गांव में जाकर ही बसेंगे। उस गांव में मेरा सब कुछ वैसा का वैसा ही है। आकाश साहब ने दो टूक अंदाज में कहा। लेकिन आपकी जॉब का क्या होगा? वह अपने बेटे शक्ति की जॉब भी उसी गांव के पुलिस स्टेशन में ही करवा दिया है। वह अपनी जुबान सूखे होठों पर फेरते बड़ी मुश्किल से कह पाए थे, मैंने अपने शहर के जॉब से रिजाइन कर दिया है। अब फैसला कर लिया है कि अब अपने गांव की जमीनों पर ही अपना कारोबार करूंगा। आकाश साहब उस वक्त बहुत गुस्सा नजर आ रहे थे। अलका को घूरते सब कुछ बोल रहे थे। अलका की रंगत पीली पड़ गई थी। हम गांव नहीं जाएंगे, अच्छी भली जिंदगी यहाँ बीत रही है, डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ से वहाँ एडजस्ट होना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात है। मैं अपनी और बच्चों की जिंदगी बिगाड़ना नहीं चाहती।
वह बहुत ज्यादा गुस्से से बोली। शक्ति और सुषमा का रिश्ता पहले ही उन्हें अटैक कर रहा था, ऊपर से गांव जाकर रहने वाली बात अलका देवी के सीने पर जैसे सांप लौट रहा था। तुम चाहो तो यहाँ अपने मायके में जाकर रह सकती हो, मैं और मेरे बच्चे कल से उसी गांव में शिफ्ट हो रहे हैं। वे बहुत गुस्से से कहते हुए कंबल ओढ़कर लेट गए थे। अलका देवी धम से सोफे पर गिर गई थी, आंखों से आंसू बहते होंठों पर गिरने लगे थे। शाम का अंधेरा फैलते ही आकाश साहब अपने गांव के लिए तैयारी करने लगे। यहाँ शहर में उन्होंने सरकारी फ्लैट लिया हुआ था जो 3 बेडरूम था। जब वो अपने जॉब से रिजाइन कर चुके थे तो उन्हें वह फ्लैट भी तो खाली करना था। अगली रात होते ही वह अपने गांव के घर के सामने थे। चौकीदार ने झट से उन्हें प्रणाम किया था। दरवाजा खोला। गांव के लोग उन्हें देखते बहुत खुश हुए। दरवाजे पर गांव के कुछ लोग जमा हुए थे, उनका स्वागत करने आए थे। वहां पर सिवाय सुषमा के बाकी सब खुश थे। अलका देवी का गांव आकर गुस्से से पारा हाई हो गया था। इधर जिस कमरे में सुषमा सो रही थी वहां एक नौकरानी आकर उसे जगाने लगी। मैडम जी उठ जाइए, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं, मेहमान आ चुके हैं। एक नौकरानी वहां आती उसे जगाती हुई बोली। वह हड़बड़ाकर उठती, कमरे से बाहर आती, सीधा ड्राइंग रूम में आ गई जहां सब मेहमान बैठे थे। सबसे मिलने के बाद वह एक तरफ जाकर बैठ गई। आकाश साहब, शक्ति नहीं आया तुम लोगों के साथ? आंटी ने उसके दिल की बात कर दी। उसकी चुप्पी जिस निगाहों को ढूंढ रही थी। वह शायद नहीं आया था, इस वक्त जॉब पर है, रात को ही आएगा। आकाश साहब का जवाब सुनकर वह धीरे से उठती किचन में चली आई जहां मेहमानों के लिए अलग अलग पकवान तैयार किए गए थे। वह थाली में रखते हुए बाहर की तरफ आ गई, अपनी सोचों में गुम। वह अंदर आती मेहमानों को चाय देने लगी। सब खुश होकर बातों में बिजी हो गए थे सिवाय अलका देवी के, जो मुंह सड़ाकर बैठी हुई थी। सुषमा को देखकर उनका खून खौल रहा था जिसे वह खूबी समझ रही थी। उनकी नज़रों से बचने के लिए वे वहां से उठकर वापस किचन में चली आई थी। रात के खाने की तैयारी करते हुए बाहर देखा। आसमान पर अब काले बादल छा रहे थे। किचन में जल्दी जल्दी सलाद बनाकर अब वो खाने के लिए टेबल सेट करने लगी थी। तभी उसे गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। उसका दिल पल में जोरों से धड़क रहा था। वह जरूर शक्ति था जो आया था। काम करने के साथ साथ उसकी निगाहें बार बार बाहर के दरवाजे की तरफ उठ रही थी और उस वक्त दरवाज़ा खुला। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। आंटी भी आवाज़ सुनती आंगन में चली आई थी। अंदर आने वाले आदमी का बड़ी जोरदार तरीके से स्वागत किया गया था। सुषमा तो उसे देखकर अपनी जगह से जम सी गई थी। वह नज़रों की ताक खुद पर महसूस करता। शक्ति आंटी से मिलते जैसे पलटा। उसकी नज़र सुषमा से चार हुई। सुषमा ने गड़बड़ाकर जल्दी से नज़रों को घुमाते अपने काम में लगी। उस वक्त वह अफसर के फुल वर्दी में था। वह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और डैशिंग लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी बहुत शानदार लग रही थी, उसे सबसे अलग बना रही थी। तभी सब खाने के लिए वह आने लगे। शक्ति सबसे मिलकर चेंज करने अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बारी बारी सबको खाना परोसने लगी। जब कुछ ही देर में शक्ति भी हल्का फुल्का सा आरामदेह कपड़ा पहने वहां चला आया था और सीधा अपनी माँ के बराबर वाली खाली सीट पर जाकर बैठा तो शर्म से उसकी आंखें झुक गई थी। उससे पहले कि वह आगे बढ़कर उसे भी खाना परोसती, जब अलका देवी की आवाज़ गूंजी, सुषमा मुझे पानी पिलाओ जरा। वो बुरी शक्ल बनाती हुई बोली। उसने अलका देवी को पानी दिया जबकि आंटी जल्दी से उठती शक्ति को खाना देने लगी थी। अलका देवी की यह हरकत जानबूझकर की गई थी ताकि वह शक्ति के पास ना हो सके। उनकी ये हरकत वहाँ बैठे सब लोगों ने अच्छे से नोट किया था। रात के करीब अब 1 बज रहे थे। सारे घर की बत्तियां गुल थी सिवाय एक बल्ब के जिससे हल्की सी रोशनी आ रही थी। वह अंधेरे में नींद में आंखें लिए सुस्त हो रही थी। उसे प्यास लगी थी जब बेकाबू होकर एक कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए उसके कदम वहीं रुक गए। आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी लेकिन पास आकर कान लगाया, सुनने की कोशिश की। सब समझ में आ गया। दरवाजे के उस पार कौन है? वह जाहिल गंवार लड़की तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन सकती। शक्ति मेरे बेटे, उसे कभी तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए उसे डिवोर्स देनी होगी तुम्हें और हर हाल में ईसा से शादी करनी होगी। उस लड़की में सिवाय खूबसूरती के और कुछ नहीं। तुम कैसे एक गंवार लड़की के साथ रहोगे इस गाँव में? अलका देवी के गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर सुषमा हैरान रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे गिरने लगे थे। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वह उससे नफरत करती थी और वह शक्ति और उसके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। उन्हें प्यार के मंजिल तक जाता नहीं देख सकती थी। इससे पहले कि वह लड़खड़ाते कदमों से वापस पड़ती तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। तेजी से बाहर निकलने वाला शक्ति उससे टकरा गया। इससे पहले कि वह गिरती शक्ति ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। माफ़ी चाहती हूँ, मैं यहाँ से जा रही थी। अपनी भीगी आंखों को दुख से साफ करती उसके सामने से निकलकर जाने लगी।
पल में शक्ति के दिल को जैसे कुछ हुआ था। कुछ लाइट ही जला लेती, अगर अंधेरे में गिर जाती तो। शक्ति के शब्दों में पता नहीं क्यों उसे नरमी का एहसास हुआ। शायद उसको गलत फहमी हुई थी। अंदर लगी चोट भर जाती है शक्ति साहब, आत्मा पर लगे जख्म नहीं भरते। मैं इतने ही नफरत के लायक नहीं और ना मैं इतनी बुरी हूँ। आपने क्यों मुझसे शादी की? आप तो मर्द थे ना, मना करने का हिम्मत रख सकते थे। फिर मुझ जैसी जाहिल लड़की को क्यों अपनी जिंदगी में शामिल कर बैठे? शक्ति ने उसकी आंखों में आंसू ढलकते देखा। एक एक शब्द बोल गई थी, वहां पर ठहरी नहीं। शक्ति के सर पर तो जैसे उस वक्त आसमान आकर गिरा था। वह उसके बढ़ते कदमों को रोक लेना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वह इतनी नफरत करने के बावजूद उसकी पहली नज़र का शिकार हो बैठा है, कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जाहिल है या गंवार। उसे सिर्फ ये पता है कि वह पहली नज़र में जिससे मोहब्बत कर बैठा है वह उसकी अब धर्म पत्नी बन चुकी है, जो उसे बहुत गलत फहमियाँ पाल कर बैठी है। उसे अपनी माँ की नफरत की वजह से वह कभी मेरा हो ही नहीं सकता। सुषमा कमरे में आती फूट फूट कर रो रही थी। ये कैसा मजाक था जो उसकी ज़िंदगी ने उस मासूम जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर दिया था, जो उसका पति बना दिया गया था। वह तो उसे बिना जाने समझे उससे नफरत कर रहा था। उसके सामने रिश्तों की इंसान की कोई अहमियत नहीं थी। वह उसे अब सच में यकीन हो गया था कि वह अलका देवी का बेटा है, जिसने सारी जिंदगी उन सबसे नफरत की। तो फिर वह कैसे उसे स्वीकार करेगा? सुषमा ने गुस्से से आंसू साफ करते एक फैसला कर लिया। वह अब सारी जिंदगी उसके सामने झुकेगी नहीं। इसलिए ठीक यही होगा, सभी बड़ों के बीच बात करके इस रिश्ते को ही खत्म कर दिया जाए, ताकि वह ईसा नाम की लड़की के साथ अपना रिश्ता आगे जोड़ सके। सुबह का उजाला हर तरफ फैला हुआ था। फ्रेश होकर बालकनी में आता बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखने में बिजी था, जब उसकी नज़र सामने फूलों के बगीचे में उदास बैठी सुषमा पर जा ठहरी थी। बिल्कुल ही साधारण ढीले ढाले कपड़ों में और दुपट्टा कंधों पर ओढ़े शक्ति उस डॉल को देखता ही रह गया था। बहुत खूबसूरत थी। कई पल उसे बस यूं ही देखता रह गया था। वह एक टक जब उसने पहली बार उसकी भीगी आंखों को देखा था, वह खुद को रोक नहीं सका था। उससे मोहब्बत करने पर उसे एक बार देखने के बाद बार बार देखने की चाहत में वह सारी रात अस्पताल में ही रुका था। और जब शादी के लिए उसे पूछा गया तब वो मना नहीं कर सका था। उसके बाद गांव आना ये भी उसके दिल की ही इच्छा थी, क्योंकि उसकी मोहब्बत जो यहाँ रहती थी, वरना शक्ति को मजबूर करना बहुत मुश्किल काम था। उसकी मोहब्बत में वह खुद हार चुका था। वह खूबसूरत होने के साथ साथ एकदम नरम मिजाज लड़की थी। अलका देवी के इतने गंदे व्यवहार के बाद भी उसके दिल में सुषमा के लिए एक अलग से जज्बात जाग उठे थे कि वह अपनी नफरत को भूल बैठा था। वह उसकी खूबसूरती के आगे घुटने टेक चुका था। हल्का सा मुस्कुराया था। उसे देखने लगा गांव से शहर ज़्यादा दूर नहीं था। फिर सारी सुविधाएं भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो गांव ही था। वह तेजी से बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा, जहाँ सुषमा आंखों में उदासियां लिए फूलों को देख रही थी और उसके पीछे जाता खड़ा हो गया। इंसान को इतनी गलत फहमियाँ भी नहीं पालनी चाहिए। कभी कभी जो वो देख रहा होता है, हो सकता है उसकी नज़र का धोखा हो। बहुत पास से एक भारी आवाज़ उसे सुनाई दी। वह अपनी जगह से उछल पड़ी थी। हकीकत को आप गलत फहमी कर रहे हैं। ये तो मैं जानती थी कि हमसे इतनी नफरत की जाती है, लेकिन जब इतनी नफरत थी तो फिर क्यों की शादी छोड़ो। अब बड़ों की जज्बाती फैसला हो सकता था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। आप चाहें तो अपनी मम्मी की इच्छा पूरी कर सकते हैं। शक्ति गुमसुम सा उसे देख रहा था। जब वह कहती वहाँ रुकी नहीं थी, सीधी अंदर आती नाश्ते की तैयारी करने लगी। नाश्ता टेबल पर लग चुका था। सब अपने कमरे से बाहर आते नाश्ते की टेबल पर बैठ चुके थे। सामने कुर्सी पर शक्ति बैठा था, जो उसे बीच बीच में देख रहा था। उसके बराबर में अलका देवी और फिर अर्चना बैठे थे। शक्ति की नज़रों से सुषमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शक्ति बेटा, वापसी में ईसा को अपने साथ लेते आना। वह मुझसे गांव देखने की जिद कर रही थी, तुम ले आओगे ना? ठीक है। फिलहाल वह आम से शब्दों में कह रही थी, लेकिन उनके बातों की गहराई समझने वाले समझ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराहट से सुषमा को देखा, जिस पर वह गुस्से में उठती वहां से चली गई थी। आज छी, पता नहीं क्यों अचानक जुकाम हो गया है, अर्चना चीखती हुई बोली, जिस पर सुषमा मुस्कुराकर उसके पास आ बैठी और उसका चेकअप करने लगी, जिस पर वह हैरान रह गई। उसका अंदाज़ा बिल्कुल एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह था। तुम्हें मामूली सी सर्दी लगी है, बस, और कुछ नहीं। मैं मेडिसिन लिखकर नौकरानी से तुम्हारे लिए दवाइयाँ मंगवा देती हूँ। सुषमा उसकी हैरानी को नज़रअंदाज करती मुस्कुराकर बोल रही थी। सुषमा, तुम डॉक्टर हो? इतनी बड़ी बात हमें मालूम नहीं थी। ओह माय गॉड, मम्मी ने तो हमेशा भाई और मुझे ही बताया गया था कि तुम लोग देहाती जाहिल गंवार हो। गांव में रहने की वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर सकी
और यही के रस्मों रिवाज में जाहिलपन वाली जिंदगी गुजार रही हो। अर्चना का बढ़ता हुआ सदमा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। आंटी जी की झूठी बातों पर तुम दोनों ने बिना जाने भरोसा भी कर लिया। कम से कम एक बार जान तो लेते। खैर तुमसे शिकायत भी क्या करती, तुम लोगों ने वही देखा जो आंटी ने तुम लोगों को दिखाया था। खैर अब हकीकत सामने आ जाएगी कि मेरी भाभी सुषमा MBBS डॉक्टर है और बहुत जल्दी यहाँ उसका एक अस्पताल बनने वाला है। अचानक विशाल वहाँ आता, अर्चना की बात का जवाब मजे से देता बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हम लोग तुम्हारी माँ के कहने पर आप सबसे दूर रहे। तुम्हारी माँ ने हमेशा हमारे दिल में आप सबके लिए नफरत ही पैदा की, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। जब भाई को हकीकत का पता चलेगी तो वह भी माँ को ही गलत ठहराएंगे। भाई आपसे अपनी गलती की माफ़ी जरूर मांगेंगे। अर्चना उदास होती कहने लगी, मतलब कि शक्ति की नज़र में इंसान की कोई औकात नहीं, उसकी नज़र में इंसान का स्टेटस, उसकी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। सुषमा ने ये बात बहुत दुख से सोची लेकिन जुबान से बाहर नहीं निकाली। चलो मेरी भाभी के डॉक्टर होने की खुशी में हम सब बाहर घूमने चलते हैं। अर्चना खुशी से खड़ी होती बोली, लो अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी उसे घूमना है। सुषमा हंसती हुई बोली, खैर मैं अब इतनी भी बीमार नहीं। उसकी बात पर सब मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए और जाने की तैयारी करने लगे। वे लोग कुछ ही देर में उनकी गाड़ी गांव के एक बहुत बड़े डैम के पास बनी पक्की सड़क पर चलने लगी थी, जबकि सड़क के दूसरी तरफ सरसों के बहुत बड़े खेत नजर आ रहे थे। उसमें फूल खिले हुए थे, फूलों के बाग और आम के बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे, खूबसूरत थे, जिसे अर्चना बड़ी चाहत से देख रही थी। गांव की छोर खत्म होते ही गाड़ी अब शहर की तरफ सड़क पर चल रही थी। वे लोग बहुत घूमे। जब उनके पेट में भूख से चूहे कूदने लगे तो एक रेस्टोरेंट में चले गए। अर्चना ने मेनू का ऑर्डर उठाया और फटाफट ऑर्डर करने लगी। सुषमा जो शीशे के दरवाजे की तरफ देख रही थी, अचानक किसी को अंदर आता देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हैरानी इस बात की नहीं थी कि वह यहाँ था, बल्कि उसके साथ जो आई थी उसे देखकर सुषमा दंग बैठी रह गई थी। आंखों में गुस्सा, होंठ पीछे तना हुआ चेहरा लेकर वह अंदर टेबल की तरफ आया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वह एक एक शब्द पर बड़ी जोर देकर कह रहा था। भाई वो हम, अर्चना बिल्कुल डरे हुए अंदाज में बोली। उसका गुस्सा वो पहली बार देख रही थी। किसकी परमिशन से तुम यहाँ पर आए हो, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो? तुम इतनी आज़ाद खुद को समझने लगी हो? कहाँ गई अब तुम्हारी शर्म व हया? मैंने तो सुन रखा था तुम गाँव में रहने वाली, पर्दे में रहने वाली और सबकी लाज रखने वाली, चार दीवारी में कैद रहती हो। अब यहाँ मुँह उठाकर कैसे तुम मेरी बहन के साथ चली आई हो, अभी उस लड़के के साथ? तुमने बहुत कुछ मुझे सुना दिया और अब जो तुम इस लड़की के साथ घूमते फिर रहे हो, शक्ति उसके कानों पर बार बार कोड़े बरसा रहा था। असल में विशाल के साथ देखकर उसे आग लगी थी। नहीं भैया, इसमें सुषमा की कोई गलती नहीं। अर्चना उसके लिए बोलने लगी, तभी सुषमा ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। मेरी शादी तो बहुत बाद में हुई है और शक्ति साहब, इससे पहले मुझे कहीं भी आने जाने की किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। मैं एक समझदार अक्लमंद लड़की हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ, और अपनी घटिया सोच का तुलना मेरी परवरिश और शर्म हया से करना छोड़ दीजिए। इस वक्त जाहिल मुझे आप लग रहे हैं जो सरेआम अपनी पत्नी और बहन का तमाशा बनाकर बैठे हैं। मुझे एक बात का जवाब दो। मैं चलो बुरी सही, आप तो बड़े इज्जतदार शरीफ आदमी हैं। आप यहाँ जरूर किसी लड़की के साथ डेट करने आए होंगे। बोलिए, जवाब दीजिए, कौन थी वो लड़की जो आपके साथ अंदर आई थी? वह कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई। शक्ति सांस रोके उसे देख रहा था। एक बात याद रखना मिस्टर शक्ति, आज के बाद कभी मुझसे इस शब्दों में बात मत करना। अब चलिए विशाल भाई। आंखों में ढेर आंसू लिए बड़ी तेज रफ्तार से वहां से चली आई। तुमने ठीक नहीं किया शक्ति। सुषमा को मैं अपनी सगी बहन से बढ़कर चाहता हूँ और मानता भी हूँ। हमेशा मेरी छत्र छाया में यहाँ वहाँ आती जाती रहती है। आज तुमने जो शब्द कहे वो मेरे सीने के आर पार हो गए हैं। विशाल इस तरह ऊंची आवाज में बोला था। शक्ति को लगा वो किसी भी वक्त जमीन में गड़ जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, बोले गए शब्द वापस नहीं दिए जाते। शक्ति ने जोर से आंखें बंद की। वह क्यों उस पर गुस्सा कर गया था? इतनी बेइज्जती जिंदगी में पहली बार उसकी हुई थी, और वह भी उस आदमी से जिसे उसने मोहब्बत की थी। गाड़ी में आकर बैठी, वह स्टीयरिंग पर सर रखे फूट फूट कर रो रही थी। जब तक अर्चना और विशाल वहां आते, गाड़ी में बैठते, तब तक वह अपने आप को काफी हद तक संभाल चुकी थी। अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। ऐसा ही अंधेरा उसके दिल के हर खाने के अंदाज में फैल गया था। वह बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी ड्राइव कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, शक्ति सच में किसी लड़की के साथ वहां आया था। विशाल की अफसोस भरी आवाज चुप्पी को तोड़ती हुई गूंजी, ईसा। अर्चना का एक शब्द अब गुस्से में बोल रही थी। अच्छा, तो शक्ति ईसा के साथ वहां पर आया था। विशाल का गुस्से से बुरा हाल हुआ, और वहीं सुषमा का नन्हा सा दिल, जिसे किसी ने पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया।
यानी अब उसके रिश्ते को बचाने की कोई वजह नहीं बची थी। शक्ति, तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया? चुप से शादी भी कर लिया इस जाहिल से, और अब ऐसे नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गए हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठे शक्ति बिल्कुल गायब दिमागी से सुन रहा था। दिमाग में तो बस सुषमा का गुस्सा भरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, उसकी भीगी आंखें। शक्ति, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों हो? ईसा गुस्से से बोली। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उसे, चाहने लगा हूँ मैं उसे, और मुझे अब किसी की परवाह नहीं। मेरी शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। तुमसे मेरी शादी मेरी माँ ने लगाई थी, मैंने नहीं। इसलिए मेरा ख्याल अपने दिल से अब निकाल दो। अब आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से उसके खिलाफ एक शब्द भी ना सुनूं। और हाँ, माँ से अब कुछ गलत मत कह देना। चलो उठो, रात होने को है, हमें गांव के लिए निकलना है। माँ परेशान हो रही होंगी, गुस्से से कहता अचानक वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। मेज पर रखा पर्स उठाकर उसमें से कुछ नोट निकालकर फाइल में रखा था। दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। ईसा तो उसका ये अंदाज देखकर हैरान रह गई थी। उसका सुषमा से मोहब्बत का इजहार करना ईसा को किसी खाई की तरफ ले गया था। वह टूटे कदमों से उसके पीछे चलकर आ रही थी। गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी चलने लगी। वही शक्ति को ढेरों पछतावा और मलाल ने आकर घेर लिया था। एक छोटी सी बात पर उसने कैसे अपनी पत्नी को घर के बाहर हजार लोगों की भीड़ में उसकी इज्जत की परवाह नहीं की, उसकी बेइज्जती की, और वह खुद एक लड़की के साथ आया था। वो कैसा आदमी था? शादीशुदा होने के बावजूद वह अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की को लेकर घूम रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ उससे नाराज ना हो जाए। और सुषमा, जो उसकी मोहब्बत थी, उसकी नाराजगी उसे कोई अंदाजा नहीं था और ना ही पछतावा था। बंगले के गेट से अंदर आते उसे छत पर कुछ साया नजर आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कोई और नहीं, सुषमा थी। गाड़ी से बाहर आते ही अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई थी। शक्ति कदम कदम जीना चढ़ते हुए वह छत पर चला आया था, जब तेज हवाओं और पानी की मोटी मोटी बूंदों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। लाइट ग्रीन कलर का सूट पहने, बाल खोले, वह सामने ही खड़ी नजर आई थी। वह तेजी से आगे बढ़ा और बाजू से पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ करते गुस्से से उसका बाजू दबोचा। तेज तेज कदम से नीचे जीना उतरने लगा। उस वक्त वह पूरी तरह भीगी कांप रही थी। नीचे आंगन में आते वक्त गुस्से से उसकी तरफ देखा। बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी तेज बारिश में तुम ऊपर छत पर क्या कर रही थी? बताओ, जवाब दो मुझे। वह गुस्से से चिल्ला रहा था, उसकी परवाह कर रहा था, लेकिन क्यों? सुषमा हैरान रह गई थी। हाथ छोड़ो मेरा, वह नफरत में डूबे शब्दों में बोली। नहीं छोड़ रहा मैं तुम्हारा हाथ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वह भी जिद्दी था। गहरा अंधेरा, तेज बारिश, जिद से वे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे थे। सुषमा को हाथ भी तो छुड़वाना था अपना। मैं तो बेशरम लड़की हूँ, गांव में पली बड़ी हूँ और गांव के रस्मों रिवाज से अलग रहती हूँ। अकेले बाहर घूमने जाने वाली आप जैसे शरीफ इज्जतदार आदमी को ऐसे आवारा लड़की का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। आइंदा सावधानी रखना। वह अपना बाजू छुड़वाकर उसके सामने खड़ी बहुत गुस्से से बोली थी। आप मेरी नहीं, ईशा की फिक्र करते हुए अच्छे लगते हो। ये सब कहती हुई आगे बढ़ने लगी। लेकिन मोहब्बत तो तुमसे करता हूँ ना। जब अचानक से शक्ति के कहे गए शब्दों ने वहां से जाती हुई सुषमा के कदम रोक लिए थे। हाँ, ये सच है, मैंने शादी से पहले जब तुम्हें नहीं देखा था तुमसे नफरत करता था, लेकिन जिस दिन तुम्हें देखा मैं खुद को हार बैठा। सुषमा, उस रात मैं सिर्फ तुम्हें देखने की चाहत में वहां बैठा रहा। तुमसे शादी का इरादा मेरे पापा का फैसला जरूर था, लेकिन अंदर से मेरा दिल भी यही चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठा था। धीरे धीरे वह नम आवाज में कहता चला गया। सुषमा बिल्कुल सुन अंधेरे में डूबी खड़ी रही। आज जो कुछ भी उस होटल में हुआ, तो मैंने तुम्हारे किरदार को निशाना बनाकर नहीं कहा था। मुझे तुम किसी के साथ नजर आती हो तो मेरा दिल जलता है। मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं देख सकता। वे कोई और नहीं, मेरा भाई है और मेरे बुआ का लड़का है। हम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। हम दोनों भाई बहन का दुख एक जैसा है। बचपन में ही विशाल के पापा उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है और मैं भी बचपन में ही अनाथ हुई थी। विशाल की माँ ने हम दोनों को बड़ा किया है और अपनी बुआ के परवरिश में मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और आप उसके लिए एक शब्द भी गलत नहीं कह सकते हो। और जो आप गलती कर रहे थे, मुझे तो हंसी आ रही है आपकी माँ के शब्दों पर। आप भूल रहे हैं मैं आपके लायक नहीं हूँ, जाहिल हूँ, गांव की रहने वाली हूँ। ईसा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वह जब आपकी ज़िंदगी में आएगी तो आपकी मोहब्बत का भरम खत्म हो जाएगा। ये कहती वह तेज तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और दूसरी तरफ शक्ति बिल्कुल पत्थर का बना वहीं खड़ा रह गया था। वह सही तो कह रही थी, उसने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। उसे शक्ति से बेहद मोहब्बत थी। छत पर खड़ी वह शक्ति के जहरीले शब्दों को ही सोच रही थी। ये बात ही उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। वह वहाँ ईसा के साथ डेट पर आया था
और उसे आवारा बेशरम होने का ताना दे रहा था। और उससे भी बढ़कर उसकी सास ने उसे यहाँ बुलाकर कसर पूरी कर दी थी। उसका जवाब नहीं था। तभी दरवाज़ा खटखटाती अर्चना वहाँ चली आई। क्या हुआ सुषमा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ये क्या हाल बना रखा है? आंखों में नमी लिए वह उसे कंधों से पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं बाहर जाने की जिद करती, ना ये सब होता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसका हाथ लिए बोली, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं समझी। अब उदास मत होना। उसकी फिक्र करते हुए कहा। अगले दिन वो फैसला कर चुकी थी। कुछ दिनों में ईसा भी यहाँ रहकर चली गई थी और उस बीच सुषमा ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती थी। विशाल भाई, मुझे सख्ती से डिवोर्स चाहिए। मैं और ज़्यादा इस दिमागी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज़ किसी वकील से कहकर जल्दी से पेपर तैयार करवा दो। वह छत पर खड़ी थी। आवाज़ में नमी साफ दिखाई दे रही थी। ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। बहन के डिवोर्स पेपर भी मुझे तैयार करवाना पड़ेगा। उसे जैसे दुखों ने घेर लिया था। सुषमा ने आंसू साफ किए। भाई, वो मेरी ज़िंदगी में शायद जाने के लिए ही आया था। मेरा और उसका साथ एक होना कभी लिखा ही नहीं है। आज नहीं तो कल उसे मुझसे छीन लिया जाएगा। वह तो ईसा के लिए बना है, वही उसके लिए ठीक है। मैं जानती हूँ इस रिश्ते को टूटने से मेरे पापा, मेरे ससुर जी, मेरी बुआ सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें समझा दूंगी। इस ज़बरदस्ती के रिश्ते का बोझ अब मैं और ज़्यादा नहीं उठा सकती। आप मेरा काम जल्दी से करवा दो। बस ये कहती वह जाने को हुई थी। माँ कहती थी, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वह खुद हार ना मान ले। तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, वह भी उस सख्ती से। मुझे बहुत अफसोस हुआ। पत्थर बने विशाल ने बड़ी गहरी बात की और शिकायत की। जिस रिश्ते को जोड़ने के लिए आपको झुकना पड़े, अपनी सफाई देनी पड़े, उस रिश्ते को निभाने से तो ठीक है कि उसे तोड़ दिया जाए। वह बड़ी भरोसे से इतना कहती वहां से पलट आई थी। उसका अपना दिल भी रो रहा था, लेकिन ये सब सोचते हुए वह ये सब करने का फैसला कर चुकी थी। कुछ ही दिनों में डिवोर्स की बात पूरे बंगले में फैल गई थी। सबका रिएक्शन थोड़ा अलग अलग था। कोई गम में गुस्से में था, तो कोई हैरान परेशान था, कोई खुश। सबने उसे समझाया, लेकिन वह चुप रही। जब विकास साहब के बुलाने पर वह हारे हुए कदमों से उनके पास चली आई। उस वक्त वे आंगन में इधर से उधर गुस्से से चक्कर लगा रहे थे। उसे आता देखकर रुक गए। आओ बेटा, बैठो, बात करनी है आपसे। कुर्सी के तरफ इशारा करते वह भी वहीं बैठ गए। अलका देवी भी वहीं बैठी थी। सच बताना सुषमा, तुमने डिवोर्स मेरा मतलब किसी दबाव में आकर तो नहीं ले रही ना? क्योंकि मुझे तुम परेशान और सेहत से खराब दिखाई दे रही हो। ना में सिर हिलाया। नहीं अंकल जी, मैं अपनी मर्जी से ये सब कर रही हूँ। मुझे लगता है शक्ति और मेरा रिश्ता मजबूत नहीं। मुझसे अच्छी लड़की उसे मिल सकती है। उसने बड़ी लापरवाही से ये शब्द कहे थे, लेकिन उसका दिल अंदर से रो रहा था। ठीक है, जाओ, तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। आखिरी बात उन्होंने बहुत धीरे से कही थी। आंखों में आई नमी को पूरी तरह से छुपाती वह तेजी से आगे बढ़ रही थी। जब किसी से बहुत जोर से टकराई, वह शक्ति था, जो मजबूत बॉडी के साथ आंखों में ढेरों दुख लिए उसे देख रहा था। सुषमा का दिल तेज से धड़कने लगा। इससे पहले कि वह उसके सामने टूटकर बिखर जाती, वह तेजी से उसके बगल से होती आगे बढ़ने लगी। जब अचानक रुकी, गर्दन मोड़कर आंखों में हैरानी लिए वह अपने उस हाथ को देख रही थी जो शक्ति की मजबूत पकड़ में था। अचानक उसने एक झटका दिया और उसके सीने से जाकर टकराई। शक्ति की गर्म सांसें उसके चेहरे को झुलसाने लगी। मुझसे आज़ादी चाहती हो? उसने बहुत दुख में आकर कहा था। तुम ईसा से शादी करना चाहते थे ना? मैं तो तुम्हारे लेवल की नहीं हूँ, गंवार जाहिल हूँ। आप मेरे साथ कैसे अपनी जिंदगी बिता पाओगे? फिर आंटी, वह कभी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। सुषमा अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। एक आंसू झलक पड़ा था। हाँ, करना चाहता था, लेकिन तब जब मुझे मोहब्बत नहीं हुई थी। लेकिन अब मैं बार बार तुम्हें बता चुका हूँ। क्या तुम मेरी जान लेकर मानोगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़ी लिखी हो या नहीं। माँ क्या चाहती है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, आई लव यू। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। वह दांत पीसकर उसे हिलाता हुआ चिल्लाया था। प्लीज शक्ति, छोड़ दो मुझे, वह विनती करते हुए बोली। क्यों मेरी मोहब्बत से भागती हो? क्यों नहीं मेरी मोहब्बत को स्वीकार करके मुझे तसल्ली देती? वह निचला होंठ दबाए बड़ी मुश्किल से बोला। मुझे लगता है शक्ति, तुम्हारी ये मोहब्बत मुझे रास नहीं आएगी। सारी जिंदगी ऐसे ही रुलाती रहेगी। मैं ऐसे नहीं जी सकती। अपनों की नफरत लेकर तुम वही करो जो तुम्हारी माँ कहती है। भीगी आंखों में परेशानी देखकर बोलते उससे दूर होती चली गई। कब के रुके आंसू बहते चले गए। गोविंद साहब को उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। पापा, मुझे माफ कर दो। उनका कमजोर हाथ अपने हाथ में लिए वह सिसकियों से रो पड़ी थी। मेरी बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुमने जो किया ठीक किया। एक नाजुक रिश्ते के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, मोहब्बत भी नहीं। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ मोहब्बत भी नहीं होती। उन्होंने उसका सर सीने से लगाते हुए कहा।
मैं जानता हूँ बहुत गलत फैसला किया था। तुमने खुशी खुशी खुद को कुर्बान कर दिया था, लेकिन अब तुम जो फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। गोविंद साहब भी उसके साथ रो दिए थे। अपनी बेटी के बारे में फैसला करना, अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए छोड़ देना आसान नहीं था। उसका शक्ति से अलग होने का सोच सोचकर बुरा हाल हो रहा था। क्या हुआ सुषमा, तुम परेशान हो? सब ठीक तो है ना? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वह जल्दी में बाहर की तरफ निकली जब उसे पीछे से सुषमा की आवाज़ आई। हाँ, मेरी एक दोस्त के पापा हॉस्पिटल में हैं। उनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, मुझे वहाँ जाना होगा। ये कहती वो बाहर की तरफ तेजी से भागी थी। अर्चना उसकी हालत पर परेशान हो गई। दूर खड़ी अलका देवी आजकल बहुत खुश थी, क्योंकि उनके मतलब की बात सुषमा ने कह दी थी। सुषमा गाड़ी चलाकर तेजी से अस्पताल पहुंचना चाहती थी, लेकिन वहां ना पहुंच पाई थी। उसे रास्ते में ईसा ने उठवा लिया था। उसकी सासू माँ भी इस सब कांड में मिली हुई थी। सुषमा को गाड़ी में बैठाकर उसके आंखों को पट्टी बांधकर उसे एक बिल्डिंग में ले जाया गया था। उस बिल्डिंग में 2 औरतें थीं और 3-4 नौजवान जो काफ़ी ताकतवर दिख रहे थे। उन दोनों औरतों के चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे, लेकिन उनकी आवाज़ सुषमा अच्छे से पहचान सकती थी। सुषमा के सामने एक कागज़ रखा गया था। वह कागज़ कुछ और नहीं था, सुषमा के डिवोर्स पेपर थे, जिसमें सुषमा के ज़बरदस्ती साइन लेने की कोशिश की जा रही थी, और उस कोशिश में वह दोनों कामयाब हो गए थे। सुषमा ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए थे, और सुषमा और शक्ति के उस झगड़े के बाद से शक्ति घर नहीं आया था। इस बात को 2 महीने से ऊपर हो गया था। इस दूरी की वजह से उसकी सास और ईसा कामयाब हो गए थे अपने प्लानिंग में, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ते बिगड़ते अचानक से सबके चेहरे सामने आ गए थे। उस दिन अर्चना और विशाल कोर्ट में शादी करने के लिए गए हुए थे, और इधर ईसा अर्चना की माँ भी कोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने वहीं शक्ति को फ़ोन किया था, और डिवोर्स पेपर तो वह 2 महीने पहले ही शक्ति को भेज चुके थे। किसी गुस्से में शक्ति घर में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी माँ ने जब उसे कोर्ट में बुलवाया तो वह अपने आप को नहीं रोक पाया था, और माँ के बुलाने पर वहाँ कोर्ट में पहुँच गया था। लेकिन वहाँ कोर्ट में अर्चना और विशाल को देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी, और वही अर्चना विशाल भी घबरा गए थे। अर्चना विशाल दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, और इसी प्यार को मजबूत बनाने के लिए वे कोर्ट में आज शादी करने वाले थे, क्योंकि अर्चना की माँ ने अर्चना की शादी भी अपने पसंद के लड़के से तय की हुई थी। लेकिन यहाँ गांव आने के बाद अर्चना को विशाल से मोहब्बत हो गई थी, और उस मोहब्बत को मजबूत बनाने के लिए वे दोनों कोर्ट में आए हुए थे। इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं थी, क्योंकि अर्चना की माँ कभी नहीं मानती, क्योंकि ईसा के भाई से अर्चना की शादी तय की गई थी। ईशा की शादी शक्ति से तय की गई थी, लेकिन यहाँ गांव आने के बाद अलका देवी के हाथ से ये सब रिश्ते टूटने वाले थे, क्योंकि अर्चना विशाल को बहुत चाहने लगी थी। और जब कोर्ट में ये सारी बातें खुली तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी, और डिवोर्स वाली बात का भी खुलासा हुआ था, क्योंकि सुषमा ने तो डिवोर्स पेपर विशाल से तैयार करवाने को कहा था, लेकिन विशाल ये कभी नहीं होने दे सकता था। इसलिए वह सुषमा को हमेशा समझाता रहा, और आज जब उसे डिवोर्स की सच्चाई का पता चला तो शक्ति के पैरों तले से जमीन निकली थी। उसे सुषमा के किडनैपिंग का भी पता चल गया था। जबरदस्ती कराए गए डिवोर्स पेपर पर साइन का भी पता चल गया था, क्योंकि विशाल ने सब कुछ बता दिया था। सुषमा ने विशाल को ये सारी बातें बताई थी, और आज भगवान की कृपा से सारी बातें उस कोर्ट में सामने आ गई थी। ईसा से शक्ति ने शादी तो नहीं की, लेकिन विशाल और अर्चना की शादी करवाकर बहुत खुश था, और इसी सदमे में उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा था। उसकी माँ आईसीयू में मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। सुषमा भगवान से उनके ठीक होने की प्रेयर कर रही थी। सबको सच्चाई का पता चल गया था। एक रिश्ता टूटते टूटते बच गया था। अलका देवी के अरमान पूरे ना होने की वजह से उनको अटैक पड़ा था, लेकिन भगवान ने उनको जिंदगी वापस कर दी थी। अब वह शक्ति और अर्चना के लिए जीना चाहती थी, और उनकी खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढने लगी थी, क्योंकि उनके दोनों बच्चों ने अपने पसंद से शादी की थी। विशाल भी बहुत अच्छा लड़का था, और इधर सुषमा में भी कोई कमी नहीं थी। जब शक्ति को पता चला कि सुषमा डॉक्टर है तो वह भी हैरान हुआ था, और सुषमा के पैरों में बैठकर उससे माफ़ी मांगा था। सुषमा ने भी शक्ति को माफ़ कर दिया था। उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगा था। सुषमा ने एक बेटी को जन्म दिया था। इधर अर्चना ने भी एक छोटी सी गुड़िया को जन्म दिया था। अब ये सारे एक साथ ही रहते थे और खुश रहते थे। इधर ईसा ने एक अमीर आदमी से शादी कर उससे डिवोर्स ले लिया था, और उसकी ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। उधर ईसा का भाई जेल में बंद था, क्योंकि वह सेक्स रैकेट में पकड़ा गया था, और उसकी बेल होनी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वह इस सब कांड का मेन आदमी था। जब शक्ति के माँ को ये सब पता चला तो वह भगवान के चरणों में गिर गई और कहा कि भगवान ने मेरे बच्चों को एंड टाइम पर बचा लिया। जरूरी नहीं जो इंसान अच्छा दिखता है उसके अंदर अच्छी खूबियाँ हों।
इसलिए हर रिश्ते को जोड़ने से पहले दिल और दिमाग सभी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।